मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 9,000 बेरोजगारी भत्ता आया, 9100 बुढ़ापा पेंशन आई, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना, सोनीपत तक मेट्रो आई, किसान की आमदनी दुगनी हुई, स्वामीनाथन कमीशन लागू हुआ, गरीबों को 100 गज के प्लॉट मिले, गरीबों को मकान मिले, नौजवानों को रोजगार मिला। ये तो इनके घोषणा पत्र में जो लिखित थे वो 15 लाख तो वो खुद ही बता देते थे, तो मजाक कर रहे थे, तो उनका क्या बात। मगर जो लिखित घोषणा पत्र था वही इन्होंने पूरा नहीं किया और अब ये फैसले कर रहे हैं। ये कौन सा पूरा, ये तो केवल घोषणा पत्र है और इनकी घोषणाएं और काम में उतना ही फर्क है। घोषणाएं और काम में उतना ही फर्क है। काम 54 का, घोषणाएं 10 रुपए की, इतना फर्क। ठीक बात है ना, ये घोषणावीर सरकार है, केवल घोषणाएं कर रही है। मगर हरियाणा का नक्शा बिगाड़ दिया इन्होंने। जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे था, खुशहाली में सबसे आगे था, दिल्ली के 3 तरफ में देश में सबसे विकसित राज्य हरियाणा हो सकता है, ऐसा उदाहरण हरियाणा देश के सामने दे सकता है। आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 है, तो किस चीज में नंबर 1 है? कोई बेरोजगारी कह रहा है, कोई अपराध कह रहा है, तो कोई नशा कह रहा है, और तीनों ठीक है। बेरोजगारी में भी नंबर 1, करप्शन भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब हमने 4 दिन पहले करनाल में कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। अगले दिन बीजेपी में बड़ी बेचैनी हुई कि हिसाब क्यों मांग रहा है हरियाणा। अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए और महेंद्रगढ़ में कहा कि हिसाब किस चीज का, हिसाब तो हम मांगेंगे, हम कांग्रेस से मांगेंगे। और अपने भाषण में वो अपने मुख्यमंत्री का भी नाम भूल गए, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम भूल गए, और पूरे भाषण में केवल एक ही नाम लेते गए, एक ही नाम लेते गए। तो एक ही नाम ले रहे हैं, केवल नाम ले रहे हैं और निशाना साध रहे हैं और कह रहे किस बात का हिसाब, बोला हम हिसाब मांगेंगे। अगर आपने काम कराए होते तो आप अपने मुख्यमंत्री के नाम लेते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम लेते और वो काम गिनवाते। आप कांग्रेस पे और हुड्डा साहब पे निशाना ना साधते। आप ये बता रहे होते कि हमने इतने यूनिवर्सिटी बनवाई, यहां तक मेट्रो पहुंची, इतने औद्योगिक क्षेत्र बने, हरियाणा रोजगार सृजन में आगे पहुंचा, हरियाणा में अमन चैन शांति। आप इस तरह की बात बताते और आपने आकर चुनाव में कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मगर हिसाब कैसे नहीं देंगे, हिसाब तो देना पड़ेगा। ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? यहाँ ये तो हिसाब तो देना पड़ेगा हरियाणा में। इधर उधर की बात मत बताओ। आप बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 10 साल की आपकी सरकार के बाद हरियाणा में क्यों हुई? देश में सबसे ज्यादा अपराध है। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं, उन्होंने एक और बात की कि हुड्डा साहब आंकड़े के आधार पे पूछो। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं आप ही के महकमे का आंकड़ा, गृह मंत्रालय का मार्च की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, जिसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा रंगदारी, फिरौती की कौर, सबसे ज्यादा अपहरण, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध, देश में दूसरे नंबर पे हत्या। अगर कहीं है एक प्रदेश में तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में है। आप ही के मंत्रालय की रिपोर्ट है। आप ये बताओ कि आपकी रिपोर्ट ठीक बताती है शाह साहब, या हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में अमन चैन शांति है, वो ठीक रिपोर्ट है? और आपकी रिपोर्ट ठीक है तो आप बताओ कि हर देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज्यादा नशा सोनीपत, जिस सोनीपत को हम शिक्षा का हब बनाने की तरफ, शिक्षा का केंद्र बनाने के उत्तर भारत का सबसे, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी सोनीपत में 5 विश्वविद्यालय, कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय 5 विश्वविद्यालय सोनीपत में बने। मुझे दुख है कि 2004 से पहले सोनीपत में दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद प्रदेश का कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था।
और मुझे गर्व है 2004 और 14 के बीच में सोनीपत में 5 विश्वविद्यालय बने। बाबा साहब भीमराव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल के अंदर, और निफ्टेम जो भारत सरकार का निफ्टेम इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस जिसको प्राप्त है, और IIIT भी मैंने मंजूर कराई थी, आपको याद होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ उस समय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सोनीपत में हुड्डा साहब लेकर आए, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी हो, देश की बड़ी बड़ी शिक्षा के संस्थान सोनीपत में आ रहे थे। मगर सरकार चली गई। 10 साल में जो शिक्षा का हब बन रहा था सोनीपत, एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, एक सरकारी स्कूल 10 साल में इन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि 150 स्कूल सरकारी बंद कर दिए इन 10 साल में। और शिक्षा का हब जो सोनीपत बनने जा रहा था वो बन गया अपराध का हब, क्राइम का हब बन गया, नशे का हब बन गया। उन्हीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वीडियो वायरल होते हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटी के छात्र पुलिस को बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर, पुलिस चौकी के बाहर नशा बिक रहा खुला। ये सोनीपत के हाल आपने बना दिए, ये सोनीपत के हाल बना दिए। 10 साल से सोनीपत के विकास को झटका मिला है। मौका है, ये मौका मत चूकना। 30 दिन में इस बात की टीस रही, बचपन से हम देखते थे हमारा इलाका दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ नोएडा, एक तरफ सोनीपत रोहतक, गुड़गांव नोएडा आगे जा रहा था, मगर हमारा इलाका उतने उस रूप से विकसित नहीं हुआ। 10 साल जब सरकार आपकी आई, आपके घर की आई, आपके बेटे हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो ये इलाका भी आगे गया। ये मौका है हरियाणा को विकास के मामले में देश में आगे पहुंचाने का, और अपने सोनीपत को भी, अपने रोहतक सोनीपत को भी गुड़गांव और नोएडा से कम नहीं रहने देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। पहली बात, ये मेट्रो 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया मेट्रो बाहर आएगी दिल्ली से। 2010 से 14 तक 4 शहरों तक हमारी मेट्रो पहुंची थी, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, और सोनीपत की मेट्रो को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। 2010 से 14 तक हुड्डा सरकार में हर साल मेट्रो 81 किलोमीटर मेट्रो 4 साल में बनी थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में मेट्रो के 10 खंभे छोड़ो, एक खंभा भी मेट्रो का सोनीपत की तरफ इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। इसीलिए हिसाब मांग रहे हैं, मेट्रो आगे क्यों नहीं आई सोनीपत तक। और मैं अफसरों को कहना चाहता हूं, जिन अफसरों ने उस मेट्रो की फाइल ठंडे बस्ते में पहुंचा दी इस सरकार के कहने पे, उन अफसरों से कहना चाहता हूं, उन फाइलों को ठंडे बस्ते से आप निकाल लो। 2 महीने के बाद सरकार आते ही 1 महीने के अंदर अंदर मेट्रो का आधारशिला रख के काम शुरू करवाने का काम, मेट्रो कराने का काम करेगी। वो सारे अफसर, वो सारी फाइलें ठंडे बस्ते से निकाल लें, उन फाइलों को अच्छी तरह साफ कर लें। जो अफसर सबसे पहले आएगा कि जी मेट्रो बनवाने में मेरे ड्यूटी लगवा देना, उन अफसरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, जब इन 10 साल में मेरठ तक रैपिड ट्रेन पहुंच सकती है, मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच सकती है, 4 साल में हरियाणा में एक खंडा मेट्रो का नहीं बना। और हम हिसाब मानते हैं कि जब यूपी के अंदर मेट्रो 200, 150 किलोमीटर पहुंच गई 10 साल में, आपने 10 साल में एक खंबा नहीं बनाया, तो शाह साहब कहते हैं हिसाब, हम हिसाब क्यों दें, हम तो हिसाब मांगेंगे। पहली बात ये। फिर सफाई कर्मचारियों की बात, सफाई कर्मचारियों को हमारी सरकार में नीति लेके आए थे पक्का करने की, ठेकेदारी ठेका प्रथा समाप्त करके पक्का करने की। और सफाई कर्मचारी ग्रामीण आंचल में भी हमने उस समय 14,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी थी, और शहरों के अंदर भी पक्काकरण करने की हमने नीति शुरू करी थी, मगर ये सरकार आ गई, उस नीति को रोक दिया। सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती होगी शहरों के अंदर भी और ग्रामीण आंचल के अंदर भी। ये भी हम अपने मैनिफेस्टो में डलवाने का हम काम करें। अपराधी कान खोल के सुन लें, आज देश में सबसे ज्यादा अपराध, कानून व्यवस्था हरियाणा में बिगड़ गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के जा रहे हैं या चुप हैं। दहशत इतना फैल गया पूरे हरियाणा के अंदर। अपराधी कान खोल के सुन ले। जब पिछली बार हमारी सरकार आई थी तो आपको याद होगा 6 महीने के अंदर अंदर सभी अपराधियों का सफाया करने का काम हरियाणा से हुआ था, और उसके बाद 10 साल तक अमन चैन शांति के रास्ते हरियाणा विकास में आगे बढ़ा था। अब वही बात हम अपराधियों कहना चाहते हैं। 2 महीने का समय इन अपराधियों के पास, या तो 2 महीने में
अपराध छोड़ दे, हरियाणा छोड़ दे, बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के अंदर ये कहना चाहते हैं, आज अपराधी कहना चाहते हैं हरियाणा आगे बढ़ेगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा, देश में सबसे आगे हरियाणा पहुंचेगा। आज ये रिकॉर्ड बनाया, आपने इतनी मेहनत करी, ये आपका पसीना, आज जो आपने पसीना बहाया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और भाई इनसे हिसाब भी मांगेंगे, बदलाव भी लाएंगे। और इनको कहना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा में हुई थी हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हो जाएगी साफ। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जय संविधान का देश है। देखो सारी बीजेपी जब जय संविधान बोलते थे तो आपको याद होगा संसद के अंदर सबको बड़ी तकलीफ हो जाती थी। और हमारे जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने ये कहा तो भाई आपने देखा होगा, आपका भाई, आपका बेटा अकेला जरूर था,